नमस्कार, मेरा नाम है अंचिता और आज हम पढ़ेंगे स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप के बारे में। बेसिकली अब स्लोप क्या होता है, अगर किसी भी हॉरिजॉन्टल सरफेस से किसी भी लाइन या किसी भी स्ट्रक्चर का जो हॉरिजॉन्टल सरफेस से इंक्लिनेशन हम मीज़र करते हैं उसको हम स्लोप बोलते हैं। और हम अगर कोई भी एम्बैंकमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं किसी भी रेलवे स्ट्रक्चर्स में या फिर रोडवेज़ में या फिर अर्दन डैम्स में या फिर रिवर ट्रेनिंग वर्क्स में, तो जो भी हम स्ट्रक्चर पे एम्बैंकमेंट प्रोवाइड करते हैं उसी को हम स्लोप का नाम देते हैं। और उसकी स्टेबिलिटी पढ़ना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी सिविल स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो वो बेसिकली आम जनता भी यूज़ करेगी, तो उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्योंकि अगर उसमें फेलियर होता है तो वो कंस्ट्रक्शन या फिर जो भी डिज़ाइनिंग जिसने की है उसके ऊपर मतलब ब्लेम किया जाएगा। तो अगर हम स्लोप की बात करते हैं तो स्लोप हमारा किस वजह से फेल हो सकता है, या तो ग्रेविटी फोर्स के कारण या फिर सीपेज फोर्स के कारण। वहीं अगर हम फेलियर्स की बात करते हैं तो फेलियर्स हमारा किस किस वजह से हो सकता है, ग्रेविटी फोर्स के कारण, सीपेज फोर्स के कारण, या फिर इरोजन ड्यू टू वाटर के इरोजन के कारण, या हमारी अगर वाटर इरोजन हो रहा है या फिर पास में से पानी अगर बह रहा है, पानी अगर निकल के जा रहा है, कोई भी रिवर जा रही है तो एक्सकवेशन हो जाए हमारे सॉइल का। तो इन वजहों से अगर हमारे सॉइल स्लोप पे कुछ भी इफेक्ट पड़ता है तो उसकी स्टेबिलिटी पढ़ना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। वहीं अगर हम बात करते हैं स्लोप के बारे में, तो स्लोप हमारी दो तरीके की होती हैं। एक होती है इनफाइनाइट स्लोप की बात करें तो स्लोप हमारे दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं हमारे इनफाइनाइट और एक होते हैं हमारे फाइनाइट स्लोप। वहीं अगर हम इनफाइनाइट की बात करते हैं तो ग्राउंड सरफेस से जो पैरेलल होता है, ऊपर से इसमें हम सेमी इनफाइनाइट सॉइल के बारे में पढ़ते हैं। सेमी इनफाइनाइट सॉइल अब क्या होते हैं, अगर हम सेमी इनफाइनाइट सॉइल के बारे में पढ़ रहे हैं तो सेमी का मतलब कि आधा, मतलब इनफाइनाइट में क्या हो गया कि हम एरिया को तो इनफाइनाइट मान लेते हैं। इनफाइनाइट किसको माना हमने, जो हमारा एरिया होता है हम उसको तो इनफाइनाइट मान लेते हैं, जो भी हमारे अर्थ पे सरफेस पे जो सॉइल का एरिया है उसे इनफाइनाइट मान लेते हैं। और जो हमारी डेप्थ होती है उसको हम फाइनाइट कंसीडर करते हैं। तो अब वहीं फाइनाइट स्लोप की बात करें तो फाइनाइट स्लोप में क्या होता है, वो टॉप से भी और बॉटम से भी दोनों तरफ की बाउंड्री अगर उसकी एनक्लोज कह सकते हो, अगर इनक्लोज्ड है, या फिर दोनों तरफ की बाउंड्री अगर बाउंडेड बाय सरफेस हैं, तो उस तरीके के स्लोप को हम फाइनाइट स्लोप बोलेंगे। वहीं इनफाइनाइट स्लोप मैं बता चुकी हूँ कि उसमें सेमी इनफाइनाइट सॉइल के बारे में पढ़ते हैं, जहाँ पे डेप्थ तो हमारी बाउंडेड है पर एरिया हम इनफाइनाइट मान रहे हैं। और इनफाइनाइट सॉइल में एक और चीज़ होती है कि जो हमारी उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, सॉइल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो हर पॉइंट पर सिमिलर मानी जाएंगी अकॉर्डिंग टू द डेप्थ। अगर एक सिमिलर डेप्थ पे हम उसकी प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे तो वो सारी प्रॉपर्टीज़ सेम मानी जाएंगी। ये इनफाइनाइट स्लोप में होता है। वहीं हम फेलियर की बात करें, अगर कि फेलियर इनफाइनाइट स्लोप में फेलियर किसके वजह से होता है, तो फेलियर की अगर बात करते हैं तो फेलियर इन इनफाइनाइट स्लोप, इनफाइनाइट को मैं सिंबल से दिखा रही हूँ कि इनफाइनाइट स्लोप में स्लाइडिंग के वजह से, ड्यू टू स्लाइडिंग के वजह से, और सरफेस पैरेलल होता है। अगर हमारा सरफेस ग्राउंड सरफेस है ये मान लो, और हमारा ये स्लोप है, तो इसकी स्लाइडिंग अगर हो जाती है तो इस वजह से हमारा यहाँ पे फेलियर होता है इनफाइनाइट स्लोप में। वहीं अगर हम फाइनाइट स्लोप की बात करते हैं, मैं एक बार और फिर लास्ट में एक्सप्लेन करूँगी, वहाँ पे रोटेशन की वजह से जो फेलियर होता है वो रोटेशन की वजह से देखा जाता है। अब हम स्टेबिलिटी एनालिसिस पढ़ेंगे कि इनफाइनाइट स्लोप में किस तरीके से हम स्टेबिलिटी एनालिसिस देखेंगे। पहले हम कोहेजन लेस सॉइल के लिए पढ़ेंगे, फिर हम कोहेजिव सॉइल के लिए पढ़ेंगे। अब आपको डिफरेंस तो पता ही होगा, अगर कोहेजन लेस सॉइल है इसका मतलब हमें कोहेजन लेस सॉइल इसका मतलब होता है कि कोहेजिव नहीं है, इसका मतलब सी हमारा ज़ीरो है। वहीं अगर हम कोहेजिव सॉइल की बात करते हैं तो सी प्रेजेंट होगा, कुछ तो उसमें सी होगा। और कोहेजन लेस सॉइल की एनालिसिस पहले करेंगे जिसमें मतलब सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो होगा। तो कोहेजन लेस सॉइल की स्टेबिलिटी एनालिसिस पढ़ेंगे। कोहेजन लेस सॉइल क्या होता है, जिसमें सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो होता है। और कोहेजिव सेल में क्या होता है, सी इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, वहाँ पे सी इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, वहाँ पे कुछ कोहेजिवनेस सॉइल की वैल्यू, मतलब कोहेजिवनेस की वैल्यू होगी। अब हम स्टेबिलिटी एनालिसिस पढ़ेंगे, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, पहले कंसीडर करेंगे हम
अब कंसीडर करेंगे एक स्लोप जिसमें ए बी को हम कंसीडर कर रहे हैं। ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, जो कि एक हॉरिजॉन्टल के संग बीटा एंगल बना रहा है। वहीं पे हमने इसको पैरेलल दिखाया है ग्राउंड सरफेस के संग, या फिर आप ऐसे देख सकते हैं। तो ये जो डेप्थ है ये जेड से शो करेंगे, और इस वेज का नाम दिया है हमने सी और डी। तो ये जो हॉरिजॉन्टल के संग बीटा एंगल बना रहा है, और इसके हमने कंसीडर किया है कि यूनिट लेंथ है, यूनिट लेंथ ऑफ, मतलब हम एक पर यूनिट लेंथ के लिए निकाल रहे हैं, फिर तो जो भी होगा उसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पर यूनिट लेंथ ऑफ स्लोप हमने कंसीडर किया है। ठीक है, तो अब हम इस वेज की अगर बात करें तो ये ब्रेथ हमने मानी है इसकी बी, और ये इसकी डेप्थ है जो जेड है। ठीक है, तो हमने ये परपेंडिकुलर है इससे। ठीक है, तो अगर हम बी को कंसीडर करेंगे तो बी को अगर मैं इसको बीटा के थ्रू अगर मैं इसको, अगर बी के मैं कंपोनेंट्स करना चाहूँ एंगल के थ्रू, तो ये बीटा के संग एंगल बना रहा है, तो ये क्या होगा बी कॉस बीटा, और ये क्या हो जाएगा बी साइन बीटा। तो हमें बी कॉस बीटा से बेसिकली मतलब, तो जो भी अब हमारा वेज बन रहा है, ये वेज बन रहा है, इसका वेट कितना होगा डब्ल्यू, जो कि परपेंडिकुलर होगा एकदम सॉइल से। वो कुछ एंगल बना रहा होगा बीटा, यहाँ पे शो कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ शेयर फोर्स लगेगा जिसको हमने टी से शो किया है। तो जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है उसको हमने एन से शो किया है, और जो शेयर फोर्स लगेगा उसको हमने टी से शो किया है। तो अब सबसे पहले हम एरिया निकालेंगे ए बी सी डी का। ये जो वेज हमारा बन रहा है इसको हम एरिया निकालेंगे। तो एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ ए बी सी डी, तो एरिया कितना होगा बी इंटू जेड, सॉरी बी, ये जो बी है ये बी कॉस थीटा इंटू जेड, ये जो हमारा परपेंडिकुलर बन रहा है इस तरीके से इंटू जेड। तो बी कॉस थीटा, बी कॉस बीटा इंटू जेड। अब वॉल्यूम अगर निकालना चाहें वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होता है हमारा एरिया इंटू हाइट, तो एरिया इंटू हाइट। तो और हमने लेंथ कितनी मानी है या हाइट जिसको यूनिट लेंथ मानी है, तो हम इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बी कॉस बीटा इंटू जेड इंटू 1। अब हमने ये तो पढ़ाई है। वेट क्या होता है, वेट होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो हम वॉल्यूम निकाल चुके हैं, तो हमें बेसिकली एबीसीडी का वेट ही निकालना था। तो वेट ऑफ एबीसीडी क्या होगा, वॉल्यूम इंटू उसकी डेंसिटी। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा बी कॉस बीटा इंटू जेड इंटू उसकी डेंसिटी, जो कि हमने गामा से शो किया है। अगर अब वही मुझे इसका नॉर्मल कंपोनेंट चाहिए, तो मेरे को वेट का नॉर्मल कंपोनेंट चाहिए, तो वो बीटा एंगल बना रहा है, तो बीटा के जो बीटा है उसके संग कितना बन जाएगा, नॉर्मल कंपोनेंट हमारा होगा डब्लू कॉस बीटा। तो नॉर्मल कंपोनेंट विल बी डब्लू कॉस बीटा, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ वेट, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ वेट इज इक्वल्स टू डब्लू कॉस बीटा। तो हम W की वैल्यू यहाँ से निकाल चुके हैं, इक्वेशन 1 मान लो इसको। और वहीं पे अगर हम टेंजेंशियल या फिर शेयर कंपोनेंट या फिर टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ वेट अगर हम निकालेंगे, तो वो क्या हो जाएगा W साइन थीटा, साइन बीटा। ओके, सो नाउ इफ वी पुट द वैल्यू ऑफ W, हमारे W की वैल्यू पता चल गई है बी जेड कॉस बीटा इंटू गामा। अगर मैं इसमें पुट करती हूँ तो मुझे नॉर्मल कंपोनेंट क्या मिलता है, नॉर्मल कंपोनेंट मिलता है एन से शो कर रही हूँ, जिसको W की वैल्यू पुट करने पे बी जेड गामा कॉस बीटा, और पहले से ये तो W की वैल्यू, और अगर मैं फिर से कॉस बीटा से मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या मिलेगा मुझे कॉस बीटा। तो n की वैल्यू क्या आती है हमारी बी जेड गामा कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर बीटा। अगर वहीं पे ये तो नॉर्मल फोर्स निकला है, अगर मुझे नॉर्मल स्ट्रेस चाहिए, नॉर्मल स्ट्रेस चाहिए, तो हमें स्ट्रेस तो पता ही होता है क्या होता है नॉर्मल स्ट्रेस। स्ट्रेस का बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो नॉर्मल फोर्स जो है हमने अभी एन निकाला है, अपॉन अगर मैं एरिया कर दूँ तो मुझे नॉर्मल स्ट्रेस मिल जाएगा। तो नॉर्मल फोर्स की वैल्यू क्या है बी जेड गामा कॉस स्क्वायर बीटा, अपॉन एरिया कितना होगा बी इंटू 1। हमने यूनिट लेंथ के लिए सॉल्व कर रहे हैं, अभी कंसीडर किया था, तो यूनिट लेंथ के लिए हमने 1 लिखा और बी उसका ये है। तो जो भी हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है हम उसे लेते हैं, तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू मिल जाएगी। सो नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू क्या है, गामा जेड कॉस स्क्वायर बीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एंगल की वैल्यू दे देते हैं और पूछ लेते हैं कि नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू निकालो, तो इसको आप
स्टार मार्क करके इस फॉर्मूले को याद कर सकते हैं डायरेक्टली। तो हमने कैसे निकाला, मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ। पहले हमने एक वेज माना जिसकी ब्रेड्थ बी है और एक एंगल बना रहा है वो हॉरिजॉन्टल के साथ, स्लोप है जो एंगल बना रहा है बीटा। तो आप इससे याद कर सकते हो। तो बीटा यहाँ पे क्या है, बीटा की वैल्यू वो है जो हॉरिजॉन्टल के संग स्लोप बन रहा है, तो उस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को हमने बीटा बताया है। फिर ये जो ग्राउंड के संग जो भी डेप्थ है उसको जेड से शो किया है। तो ये डब्लू जो है वेट है इस पूरे वेज का, इसका नॉर्मल बनेगा, एक नॉर्मल फोर्स निकलेगा, एक टेंजेंशियल फोर्स निकलेगा। तो सबसे पहले हमने एरिया निकाला, फिर हमने वॉल्यूम निकाला, वॉल्यूम के बाद हमने वेट निकाला, वेट में क्या किया, वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें वेट मिल गया। तो अब हमने उसका नॉर्मल कंपोनेंट निकाल लिया है, कुछ नहीं, डब्लू आप नॉर्मल कंपोनेंट दे सकते हैं कि डब्लू का कॉस बीटा कंपोनेंट था वो नॉर्मल है, टेंजेंशियल क्या है, साइन बीटा कंपोनेंट है। तो अब हम नॉर्मल कंपोनेंट को पहले सॉल्व कर रहे हैं जिसको मैंने एन से शो किया है। वो क्या होगा कि उसमें हमने डब्ल्यू की वैल्यू पुट कर दी और कॉस बीटा 2 बार था तो उसका स्क्वायर लिख दिया। वहीं अगर हमें स्ट्रेस चाहिए तो स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया हमारा स्ट्रेस होता है। और ये हम तो सिग्मा एन इसलिए शो कर रहे हैं, सिग्मा एन से शो करते हैं क्योंकि ये स्ट्रेस नॉर्मल स्ट्रेस है। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया। तो एरिया हमारा बी इंटू 1 है तो बी से बी कैंसिल, तो गामा जेड कॉस स्क्वायर बीटा हमारा नॉर्मल स्ट्रेस हो गया। वहीं अगर हम टेंजेंशियल स्ट्रेस की बात करते हैं तो टेंजेंशियल स्ट्रेस मैं यहीं पे बता रही हूँ। तो टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या होगा, जैसे हम शेयर स्ट्रेस भी कहते हैं, शेयर स्ट्रेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया। तो टेंजेंशियल फोर्स कितना आया है, डब्लू साइन बीटा, और जिसको हमने पुट कर देंगे डब्लू साइन बीटा को, अगर मैं टेंजेंशियल फोर्स को पुट करना चाहूँ तो डब्लू क्या है, बी कॉस बीटा जेड गामा इंटू साइन बीटा। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, b इंटू जेड इंटू गामा कॉस बीटा साइन बीटा अपॉन एरिया क्या हो जाएगा, v इंटू 1। तो हमारी यहाँ पे वैल्यू आ गई शेयर स्ट्रेस की, जो कि आप देख सकते हो b से b कैंसिल हो गया तो क्या हो जाएगा, z गामा कॉस बीटा साइन बीटा। तो आप बहुत इजीली याद कर सकते हो, अगर किसी एक को भी याद कर लिया तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर बीटा मतलब कॉस बीटा 2 बार है, और शेयर स्ट्रेस में क्या लिखना है, कॉस बीटा और साइन बीटा 2 बार है। तो आपको दोनों की फॉर्मूला याद होना चाहिए और बीटा यहाँ पे पता होना चाहिए कि जो हॉरिजॉन्टल से, क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए वर्टिकल से भी एंगल दे सकते हैं, पर जो हॉरिजॉन्टल से एंगल हम बन रहा है स्लोप का उसी को हम बीटा वैल्यू रखेंगे और पुट करेंगे। जेड क्या है, हमारी डेप्थ है, और गामा उस सॉइल का डेंसिटी या फिर आप डेंसिटी है। आपको इसमें वैल्यू पुट करनी है और आपको नॉर्मल स्ट्रेस निकालना है और शेयर स्ट्रेस निकालना है। अब इसमें बस केसेस चेंज करते हैं, ये अभी हमने सिंपल सॉइल के लिए लिया है। अब इसमें अगर वाटर को ऐड कर दिया जाए, मान लो कि वाटर टेबल इंक्लूड कर दें तो किस तरीके से हमारी स्टेबिलिटी चेंज होगी, पहले वो देखेंगे। लेकिन अभी हमने नॉर्मल शेयर स्ट्रेस निकाला है और नॉर्मल स्ट्रेस निकाला है। अब इसके वजह से फोर्स फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम निकालेंगे पहले कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है। अब जो प्रूफ अभी हमने किया है उसके अगर आपको प्रॉपर नोट्स चाहिए तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी पीडीएफ फाइल अवेलेबल है, वो मिल जाएगी, आप उस पर क्लिक करके आप उसको नोट कर सकते हैं। तो अब बात आती है फोर्स फैक्टर ऑफ सेफ्टी की। तो बेसिकली फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है, जो भी अभी स्लाइडिंग है, अब पूछते हैं कि स्लाइडिंग किसने रजिस्ट की, तो स्लाइडिंग हमारी शेयर स्ट्रेंथ ने, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, जो भी सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ है उसने हमारी स्लाइडिंग को रजिस्ट किया है। और फैक्टर ऑफ सेफ्टी बेसिकली क्या होता है, जो भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो होता है शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल अपॉन शेयर स्ट्रेस। क्योंकि अभी आप सोच रहे होंगे कि हमने प्रूफ किया ही क्यों, तो हमें बेसिकली फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालना था। तो अभी हमने जो भी हमारी सॉइल है वो शेयर स्ट्रेंथ, जो उसकी शेयर स्ट्रेंथ होती है, पहली बात तो वो उसकी सॉइल की स्लाइडिंग को कह सकते हो रजिस्ट करती है। और हमने अभी फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि जो शेयर स्ट्रेंथ है और जो हमारी शेयर स्ट्रेस है उसका रेशियो, अब शेयर स्ट्रेंथ का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, S इज इक्वल्स टू सी प्लस सिग्मा एन 10 फाई। फाई यहाँ पे क्या है,
यहाँ पे फाई की वैल्यू क्या है, सॉइल की जो फ्रिक्शन एंगल की वैल्यू होती है वो हमारे फाई की वैल्यू है। और सी अभी हम यहाँ पे 0 मान लेंगे क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि हम कोहेजन लेस सॉइल के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे सी की वैल्यू 0 हो गई। वहीं पे ये तो शेयर स्ट्रेंथ की वैल्यू है, और शेयर स्ट्रेस क्या है जो अभी हमने निकाला था, टाउ, जो कि टी अपॉन ए था। तो अब हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो शेयर स्ट्रेंथ की वैल्यू हो गई सिग्मा एन 10 फाई अपॉन जो भी हमारे टाउ की वैल्यू है। तो सिग्मा एन की वैल्यू कितनी थी हमारी, सिग्मा एन की वैल्यू हमारी कंडीशन पर डिपेंड करता है। हो सकता है कि ड्राई सॉइल हो सकता है वाटर टेबल इंक्लूड हो, तो वो हम कंडीशन के थ्रू सॉल्व करेंगे। और ये टाउ की वैल्यू अभी हम सॉल्व कर चुके हैं अपने प्रीवियस डेरिवेशन में। तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला आता है एफ ओ एस का। तो ये भी फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसलिए यहाँ पर हम इफेक्टिव शेयर स्ट्रेंथ निकालेंगे, इफेक्टिव शेयर स्ट्रेंथ निकालेंगे क्योंकि वाटर टेबल भी इंक्लूड हो सकता है, तो वाटर टेबल को भी कंसीडर करेंगे, इसलिए इफेक्टिव शेयर स्ट्रेंथ निकालेंगे। तो ये एफ ओ एस का फॉर्मूला है, और सिग्मा एन का भी हमने फॉर्मूला निकाला ही था। मैं फिर से एक बार लिख देती हूँ, सिग्मा एन इज इक्वल्स टू गामा जेड कॉस स्क्वायर बीटा। इसकी वैल्यू यहाँ से निकाल कर हम यहाँ पुट करेंगे। और अभी टाउ का वैल्यू निकाला था गामा जेड कॉस बीटा साइन बीटा। तो एक बार मैं चाहूँगी कि आप वीडियो पॉज करके फिर से देखें, पूरा जो डेरिवेशन है उसको समझें, फिर हम आगे की कंडीशंस को अप्लाई करेंगे। तो पहली कंडीशन हमारी है ड्राई या फिर मॉइस्ट सॉइल स्लोप। पहली कंडीशन है हमारी ड्राई या फिर मॉइस्ट सॉइल स्लोप। तो ड्राई है तो इसका मतलब हमारा जो इफेक्टिव वाटर जो वाटर है हम उसको 0 मान लेंगे, तो वाटर टेबल यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब सॉइल हमारी ड्राई है। और हमने कंडीशन ली है कि हम कोहेजन लेस सॉइल के लिए ले रहे हैं, कोहेजन लेस सॉइल के लिए ले रहे हैं, तो इसका मतलब सी हमारा 0 हो गया। और ड्राई है इसका मतलब सिग्मा एन जस्ट इज इक्वल्स टू सिग्मा एन इफेक्टिव इज इक्वल्स टू सिग्मा एन, क्योंकि वाटर टेबल यहाँ पर वाटर टेबल को हमने कंसिडर नहीं किया है, 0 माना है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमें एफ ओ एस निकालना है। तो एफ ओ एस के लिए हमें एस अपॉन टाउ लेना है। तो शेयर स्ट्रेंथ की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी प्लस सिग्मा एन 10 फाई अपॉन टाउ की वैल्यू होती है हमारी गामा जेड कॉस बीटा साइन बीटा। बस हमें वैल्यू पता है, हमें पुट करनी है। सी इज इक्वल्स टू 0, 0 हो गया। सिग्मा एन की वैल्यू जस्ट आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखिए गामा जेड कॉस स्क्वायर बीटा, इसको हम यहाँ पुट कर देंगे। तो गामा जेड कॉस स्क्वायर बीटा 10 फाई अपॉन गामा जेड कॉस बीटा साइन फाई। तो अब आप देख सकते हो एफ ओ एस इज इक्वल्स टू गामा जेड से गामा जेड कैंसिल कर दें, गामा जेड से गामा जेड कैंसिल, तो ऊपर हमारा कॉस स्क्वायर बीटा 10 फाई अपॉन कॉस बीटा साइन फाई। तो अब आप यहाँ देख सकते हो, सॉरी साइन बीटा, दिस इज साइन बीटा, सॉरी दिस इज साइन बीटा। अभी हमने फॉर्मूले में देखा था कॉस बीटा साइन बीटा, तो हमने कॉस बीटा साइन बीटा। अब एक कॉस स्क्वायर से एक कॉस बीटा कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचा हमारा 10 फाई। क्या मैं इस कॉस बीटा को नीचे ला सकती हूँ, तो नीचे लाऊंगी तो क्या लिखूंगी, साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा। तो इसको क्या बोलते हैं, साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10, तो वे फॉर्मूला क्या हो गया 10 फाई अपॉन 10 बीटा। तो एफ ओ एस हमारा ड्राई मॉइस्ट सॉइल स्लोप के लिए निकल के आया, एफ ओ एस वुड बी 10 फाई अपॉन 10 बीटा। 10 फाई क्या है यहाँ पर, मैं आपको एक बार और बता देती हूँ, फ्रिक्शन एंगल। फाई हमारा क्या है, फ्रिक्शन एंगल ऑफ सॉइल, फ्रिक्शन एंगल ऑफ सॉइल। और बीटा हमारा क्या है, जो भी हमने इंक्लिनेशन लिया है फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, इंक्लिनेशन एंगल फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल से जो भी इंक्लिनेशन है वो हमारा बीटा है। तो एफ ओ एस इज इक्वल्स टू 10 फाई अपॉन 10 बीटा। ये हमारी किस कंडीशन में आएगा, ड्राई मॉइस्ट एंड सॉइल स्लोप में। तो आप इसको भी स्टार मार्क कर सकते हैं क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है। अगर कंडीशन डायरेक्टली आएगी तो आपको या तो फॉर्मूला पूछ लेगा, तो आप फॉर्मूला हो सकता है ऑप्शन में 10 बीटा अपॉन 10 फाई लिख दे, या फिर 10 फाई स्क्वायर अपॉन 10 स्क्वायर बीटा लिख दे। तो आपको करेक्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए, और उस हिसाब से जो भी ऑप्शन आपको दिखता है तो उस हिसाब से आप इसको टिक कर सकते हैं, या फिर फाई और बीटा की वैल्यू दे सकते हैं, वो लोग पूछ सकते हैं कि क्या वैल्यू आएगी, तो आप एफ ओ एस निकाल सकते हैं। तो इसी पे अब हम एक मोर सर्कल का डायग्राम बनाएंगे, कर्व बनाएंगे।
तो एक्स एक्सिस पे हम शो करते हैं नॉर्मल स्ट्रेस, जिसको सिग्मा एन से शो करते हैं। वाई एक्सिस पे हम क्या शो करते हैं, टाउ, जिसे शियर स्ट्रेस बोलते हैं। तो पहली बात तो एक्स एक्सिस पे वो शो करते हैं जो इंडिपेंडेंट होता है, और वाई एक्सिस पे हम शो करते हैं जो डिपेंडेंट होता है। तो टाउ टाउ पे हमने शेयर स्ट्रेस शो किया है वाई एक्सिस पे। अब हमने मान लो एक मोहर फेलियर इन्वेलप है, जैसे ये मोहर फेलियर लाइन ले ली हमने, जो कि जो कि फाई एंगल पे है, फाई। अगर हमारी बीटा की वैल्यू, जो हमारी बीटा की वैल्यू है, अगर वो हमारी फाई से कम है, मैं इसको ब्लू लाइन से शो कर रही हूँ, इसमें क्या है, ये एंगल जो है बीटा है, ये एंगल बीटा है। तो बीटा की वैल्यू अगर फाई से कम है तो मेरा स्लोप क्या है, स्टेबल स्लोप में कंसीडर करेंगे। तो ये पूछ लेते हैं, अगर बीटा ग्रेट फॉर द स्टेबल स्लोप व्हाट शुड बी द एंगल। तो बीटा जो है हमारा फाई से कम होना चाहिए। अगर बीटा हमारा फाई से कम है तो वो स्टेबल स्लोप में इंक्लूड होगा। वहीं अगर हमारा बीटा की वैल्यू फाई से ज़्यादा है, जिसको मैंने ये ऑरेंज लाइन से शो किया है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये बीटा है, यहाँ पे ये बीटा है, ये बीटा जो है, ये बीटा भी फाइव से ज़्यादा है। तो फाई को हमने ब्लैक लाइन से शो किया है, आप यहाँ देख सकते हो, जिसको फाई एंगल को जो मोर फेलियर एनवलप लिखा है, ये हमारा ब्लैक लाइन से जिससे फाई से शो किया। अगर हमारे एंगल की वैल्यू फाई से लेस है तो वो स्टेबल में कंसिडर होगी। अगर वहीं हमारी बीटा की वैल्यू फाई से ज़्यादा है तो उसे हम अनस्टेबल बोलेंगे, कि हमारा स्लोप अनस्टेबल है। तो ये पूछ लेते हैं, 1 मार्क्स क्वेश्चन है, एमसीक्यू में पूछ लेते हैं। तो हमारी बीटा की वैल्यू फाइव शुड बी लेस देन, इट शुड बी लेस देन फाइव, सो द वैल्यू विल बी स्टेबल, द स्लोप विल बी स्टेबल। तो ऐसा, अगर हमारी बीटा की वैल्यू फाइव से कम है, मतलब बीटा की वैल्यू फाइव से कम है, तो जब ये कम है तो ये ज़्यादा, तो एफ ओ एस विल बी मोर। तो एफ ओ एस हमारा क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। एक तो ये कंडीशन हो गई। इसी का अपोजिट क्या होगा, कि जो बीटा की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 5 हो जाएगी। तो ग्रेटर देन 5 होगा तो एफ ओ एस का वैल्यू क्या हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा। और जैसे ही एफ ओ एस की वैल्यू, जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू हमारी लेस देन 1 हुई, तो वो कौन सी कंडीशन हो जाएगी, अनस्टेबल कंडीशन हो जाएगी। अब एक केस आता है जहाँ पे हम ये मान सकते हैं कि बीटा इज इक्वल्स टू 5, जस्ट मतलब बिल्कुल वर्च्यू पे है, कि अब जस्ट अगर इससे थोड़ा सा भी ज़्यादा ग्रेटर हुआ तो एफ ओ एस हमारा ग्रेटर देन लेस देन 1 हो जाएगा। मतलब बीटा हमारा बिल्कुल 5 के इक्वल पहुंच गया, जैसे ही इससे ज़्यादा ग्रेटर हुआ तो अनस्टेबल पे पहुंचेगा। तो इस एंगल को हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल, जहाँ पे हमारा एफ ओ एस विल बी जस्ट इज इक्वल्स टू 1। तो ऐसे एंगल को या फिर ऐसी कंडीशन को हम क्रिटिकल कंडीशन बोलेंगे। सो वी कैन जस्ट रिवाइज। पहली बात तो हमने ब्लैक पेन से फाई एंगल दिखाया है, जो कि फ्रिक्शन एंगल होता है। अगर एंगल उससे छोटा है बीटा, तो वो स्टेबल कंडीशन मानी जाएगी। अगर एंगल उससे ग्रेटर है तो अनस्टेबल कंडीशन मानी जाएगी। अगर एंगल जो बीटा फाई से स्मॉलर है तो स्टेबल कंडीशन है, तो उसमें एफ ओ एस हमारा ग्रेटर देन 1 होगा। बीटा अगर ग्रेटर देन 5 है तो एफ ओ एस उसमें लेस देन 1 होगा, अनस्टेबल होगा। और जस्ट इक्वल है, बिल्कुल वर्ज पे है यहाँ अनस्टेबल होने के, तो उस कंडीशन को हम क्रिटिकल मानेंगे। अभी तक हमने मॉइस्ट सॉइल ड्राई सॉइल के लिए कंडीशन देखी थी। अब हम देखेंगे जब सबमर्ज सॉइल होगा। सबमर्ज मतलब कि वाटर टेबल कंसीडर करेंगे। तो हमारी स्टेबिलिटी ऑफ सॉइल की एनालिसिस कर रहे हैं। तो ये हमारा स्लोप है, और हमने माना था कि ये जेड होगा, ये ग्राउंड हो गया, ये स्लोप हो गया, यहाँ पे बीटा एंगल बनेगा। और ये वाटर टेबल आप देख सकते हैं, जिसको हम ऐसे ट्राइंगल से और ये डैश डैश से शो करते हैं। तो ये वाटर टेबल है। तो ये अभी नो फ्लो कंडीशन में, अभी ये नो फ्लो कंडीशन में है। तो अब जब सबमर्ज्ड कंडीशन है तो उसमें हम सबमर्ज्ड यूनिट वेट लेंगे, सबमर्ज्ड यूनिट वेट लेते हैं। इसमें हम सबमर्ज्ड यूनिट वेट को कंसीडर करेंगे, और इसके अकॉर्डिंग हम नॉर्मल स्ट्रेस और सबमर्ज्ड यूनिट वेट को कंसीडर करेंगे, और उसके अकॉर्डिंग नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस हम फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद हम एफ ओ एस निकालेंगे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो अब सबसे पहली बात, एफ ओ एस इज इक्वल्स टू, अभी हम पढ़ा हमने, शेयर स्ट्रेंथ अपॉन शेयर स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेंथ अपॉन शेयर स्ट्रेस। तो इसका फॉर्मूला क्या था, क्वेश्चनलेस के लिए ले रहे हैं तो सी की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, प्लस सिग्मा डैश एन 10 फाई अपॉन टाउ। ओके, तो अब हमारे शेयर स्ट्रेंथ क्या होता है, शेयर स्ट्रेंथ हो जाएगा, सी तो 0 हो गया, तो सिग्मा एन डैश अपॉन 10 फाई। तो अब सबसे पहले हम उसके लिए हमें सिग्मा एन डैश की वैल्यू निकालनी पड़ेगी।
तो सिग्मा एन डैश क्या था, अभी हमने फाइंड किया था गामा जेड कॉस स्क्वायर बीटा। पर अब यहाँ पे हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, वाटर टेबल को कंसीडर कर रहे हैं। तो सबमर्ज्ड वेट क्या होता है, गामा सबमर्ज्ड को क्या मान लेंगे हम, गामा बल्क माइनस गामा वाटर, जो भी है गामा सैचुरेटेड माइनस गामा वाटर। तो इसको गामा सबमर्ज्ड या फिर गामा डैश से शो करते हैं। तो यहाँ पर हम यहाँ डैश लगा देंगे क्योंकि हमने इफेक्टिव स्ट्रेस निकालना है। तो गामा डैश जेड स्क्वायर बीटा की वैल्यू हमारी इसकी हो गई, सिग्मा एन की वैल्यू हो गई, सिग्मा एन डैश की। ओके, और हमारा वहीं पे टाउ स्ट्रेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्ट्रेस की वैल्यू हो जाएगी गामा जेड, अब यहाँ पे भी हम सबमर्ज्ड गामा वेट लेंगे, इनटू कॉस बीटा और साइन बीटा इंटू साइन बीटा। बस अब हम इन दोनों की वैल्यू पता है, हमें एफ ओ एस की वैल्यू में पुट करना है। तो एफ ओ एस इज इक्वल्स टू गामा जेड कॉस स्क्वायर बीटा टेन फाई अपॉन गामा जेड कॉस बीटा साइन बीटा। तो कॉस बीटा से कॉस बीटा एक कैंसिल, गामा जेड से गामा जेड कैंसिल, एंड वी कैन सी दैट टेन फाई ये पहले की तरह ही सिमिलर एकदम आ रहा है, टेन फाई अपॉन साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा, जिसको मैं टेन फाई अपॉन टेन बीटा से शो कर सकती हूँ। तो आप ये देख सकते हो कि अगर हमारा वाटर टेबल विद नो फ्लो कंडीशन है, टेन फाई अपॉन साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा दैट इज इक्वल्स टू टेन फाई अपॉन टेन बीटा। तो आप इस कंडीशन में देख सकते हैं कि एफ ओ एस जो हमारा ड्राई कंडीशन में था वही फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमारा नो फ्लो कंडीशन में। तो आप इसको देख सकते हो और आप इसको स्टार मार्क कर सकते हो। तो जो हमारा ड्राई कंडीशन में निकल के आया था वही हमारा नो फ्लो कंडीशन में निकल के आया है। लेकिन वहीं अगर हम विथ फ्लो मान लेंगे या फिर कुछ सीपेज कंसीडर करेंगे तो उसके वजह से हमें गामा एवरेज निकालना पड़ेगा, जो कि थर्ड कंडीशन है। तो अगर हमने विथ फ्लो मान लिया या फिर उसके सीपेज को कंसीडर किया तो हमें गामा एवरेज निकालना पड़ेगा, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो आई विल बी अपलोडिंग नेक्स्ट पार्ट, आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड जो भी आपको कुछ भी प्रॉब्लम हुआ हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड मैंने इसकी पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जो भी मैंने प्रूफ सिखाया है आप उसके रिटन फॉर्म ले सकते हैं। एंड मैं वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ, आप मुझे और न्यू टॉपिक्स भी बता सकते हैं, अगर आप बताएंगे तो मैं उस टॉपिक पे भी वीडियो अपलोड कर दूँगी। थैंक यू।